गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी बच्चों का सीए इंटर की क्लासेस में स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करा। अब आप सीए इंटर की तरफ आ चुके हैं। एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, बट डेफिनेटली यस, ये ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवाएगी एज़ कम्पेयर टू सीए फाउंडेशन। अगर हम एक रफली आइडिया लेते हैं कि 1 लाख बच्चा हमारा फाउंडेशन में एग्ज़ाम देता है, और जब तक वो सीए बनेगा उसके नाम के आगे सीए लगेगा, तो इसमें से मोटा मोटा 750 बच्चे ही पास हो पाते हैं। वो बात अलग है, बच्चा बीच में मल्टीपल अटैम्प्ट्स देता है तो वो रेशो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम सिंगल सिंगल की बात करें, वन वन गेम की बात करें, तो 1 लाख बच्चा बैठेगा और अल्टीमेटली हमारे पास 750 बच्चा आपका सीए बनेगा। हाँ, बीच में बच्चे मल्टीपल दफ़ा अटैम्प्ट देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 1 लाख में से 4000 बच्चा सीए बनेगा अगर वो मल्टीपल अटैम्प्ट्स की बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक भ्रम लग जाता है कि फाउंडेशन तो बड़े आराम से क्लियर हो गया, तो शायद सीए इंटर भी हमारा बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टोरी बस थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए था। हालांकि आपको अच्छी तरह याद है, आप बड़े मैच्योर्ड बच्चे हैं, आपको पता है कि सीए की गेम हमारी कैसी है। फ़िलहाल आपका समय ख़राब नहीं करूँगा। हम अभी जिस सब्जेक्ट की क्लासेस आपको देने जा रहे हैं उसका नाम टैक्सेशन है, और आप सभी जानते हैं कि ये आपका पेपर नंबर 3 रहेगा। अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करा है। एक का नाम डीटी है और एक का नाम आईडीटी है। डीटी की बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्स हो गया। आईडीटी की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास हो गया। मोटा मोटा 50 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर आएगा, 50 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर आएगा, और कुल मिलाकर आपके 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे बन जाएगा। सर क्या ये प्रैक्टिकल पेपर है या थ्योरेटिकल पेपर है? इसमें कॉम्बिनेशन है बेटा दोनों चीज़ों का। इसके अंदर थ्योरी की भी इन्वॉल्वमेंट है और उसमें साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिकल की भी इन्वॉल्वमेंट है। सर क्या ये पेपर स्कोरिंग है? बिल्कुल स्कोरिंग है। 100 में से 80 नंबर भी आ चुके हैं, 100 में से 85 नंबर भी आ चुके हैं, 100 में से 90 नंबर भी आ चुके हैं, और 100 में से 95 मार्क्स तक भी हमारे पास बच्चों के आ चुके हैं। तो हर एंगल से ये सब्जेक्ट हमारा क्या माना गया? स्कोरिंग माना गया। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, कितने नंबर का पेपर है? 50 नंबर का पेपर है। 2 तरह से सवाल आएंगे, एमसीक्यू हो गया और साथ में डिस्क्रिप्टिव हो गया। एमसीक्यू की बात करेंगे 15 नंबर, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे 35 नंबर, कुल मिलाकर आपके 50 नंबर। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर लेंगे, तो 100 में से 70 नंबर लाना या 80 नंबर लाना कोई बड़ी गेम नहीं है। आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर भी कम से कम दिमाग में 60 नंबर का तो हिसाब किताब होना ही चाहिए। आप सभी को पता है 40 नंबर कम से कम पासिंग के आएंगे, हम 60 यहाँ पे लेकर आएंगे, 20 एक्स्ट्रा होंगे, और 20 हमारे ग्रुप को क्लियर करने में हेल्प कर देगा। तो अगर आप 60 नंबर यहाँ पे टारगेट करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। प्लस टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? क्योंकि बच्चा जानता है कि भैया 100 रुपये कमाया, 30% टैक्स मेरे को सरकार को देना पड़ जाएगा, और अगर मेरी कमाई 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 43% टैक्स सरकार ले लेगी। तो भैया मेरे को कुछ ऐसी इवैल्यूएशंस करनी है, कैलकुलेशंस करनी है ना। क्राइम नहीं करना, पर हमें ऐसा मैनेजमेंट करना है जिससे हम अपने जो टैक्स अमाउंट है उसका थोड़ा सदुपयोग कर सकें। फ्यूचर में आप लोग डेफिनेटली सीए बनेंगे, आपके नाम के आगे सीए लगेगा, तो डेफिनेटली आप अपने लिए भी सेल्फ टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अपने लिए तो आप बाद में प्लानिंग करेंगे, पहले आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्लानिंग करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अपने आप को
टैक्स कंसल्टेंट के रूप में देखते हैं। ठीक है जी। तो आजकल कंपनीज भी टैक्सेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट वे में लेती है। भाई अगर हम दुबई जैसी कंपनी की बात करेंगे, दुबई की बात करेंगे, लेटर से वहाँ वो कहते हैं जी 100 रुपये कमाओ आपके लिए ज़ीरो टैक्स है, या मान लो 100 रुपये कमाओ आपको जस्ट 5 रुपये टैक्स देना है। तो यहाँ पे कोई भी क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, वो इतना टैक्स प्लानिंग को लेके इतना दिमाग नहीं लगाएगा। पर जब हम हिंदुस्तान जैसे देश की बात करेंगे, 100 रुपये कमाओ जी आपका 30% टैक्स लग जाएगा, या आपका 43% टैक्स लग जाएगा, किन हालात में लगता है वो सब आपको बताया जाएगा। तो वहाँ पे बंदा कहता है कि नहीं भैया मेरे को टैक्स प्लानिंग की तो रिक्वायरमेंट है। तो सब्जेक्ट बड़ा ही प्यारा है आपका, टैक्सेशन, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। और यहाँ पे थ्योरी की भी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस आपकी प्रैक्टिकल की भी इन्वॉल्वमेंट है। और डेफिनेटली यस, सीए फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जो हमारा सीए वाला बच्चा होता है उसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है, उसके पास अकाउंटेंसी का ज्ञान होता है, टैक्सेशन का ज्ञान होता है, लॉ का ज्ञान होता है, ऑडिट का ज्ञान होता है ना, कॉस्टिंग का ज्ञान होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ज्ञान होता है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है। अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंसी का, तो अकाउंटेंसी को तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दिया हमारे किसने, सैप ने, ईआरपी सॉफ्टवेयर ने। डिसीजन मेकिंग के काम आएगा अकाउंटेंसी के, बाकी क्लैरिकल काम तो आपने वैसे भी नहीं करना, और क्लैरिकल काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आपके आ चुके हैं। छोटी कंपनी है, टैली पे काम कर लो, है ना, छोटा सा काम है। छोटी कोई कंपनी है तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपकी टैली में रिकॉर्ड कर लेंगे। थोड़ी बड़ी कंपनी बनेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोहो बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, रिलायंस जैसी कंपनी होगी, टाटा जैसी कंपनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगा, या एप्पल जैसा कंपनी होगा, तो वहाँ पे हम एक स्पेशल तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसको एसएपी सैप कहते हैं, जो कि हमारा किस कैटेगरी में आता है, ईआरपी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑटोमेशन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त हाई होता है। तो भैया ये जो अकाउंटेंसी वाला जो काम होता है आपका, इंटर लेवल तक जो काम होता है वो आपको आने वाले समय में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे हमारा जो वर्ल्ड है आपका एआई की तरफ भाग चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भाग चुका है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप वो क्लरिकल काम, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस वाला कुछ भी हाथ से नहीं करेंगे, सब कुछ ऑटोमेशन की फॉर्म में आपका हो जाएगा। चलिए, अकाउंटेंसी नाम के शब्द पे सीए को बड़ा गर्व होता था। काफ़ी सारे अकाउंट्स टीचर के नाम, टीचर्स के लेक्चर्स को मैंने सुना, और वो कहते हैं देखो जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम में तो अकाउंटेंसी है, तो यहाँ पे तो अकाउंटेंसी का कितना प्रभाव है, आपको अकाउंटेंसी को बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ठीक है भैया, अब वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब अकाउंटेंसी का इस्तेमाल होगा पर वो ऑडिट के संपर्क में होगा, और इंडिविजुअली अकाउंटेंसी खेलना अब थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाएगा। पर ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, नॉलेज तो हम लेंगे, क्योंकि नाम में ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। अच्छा, जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में तो भैया हमें थोड़ा सा फाइट कहाँ से मिलता है, कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से फाइट मिलता है। ये हमें दबा के फाइट देते हैं। इनके पास जो ज्ञान होता है बिजनेस लॉ को लेकर, कंपनी लॉ को लेकर, ये तो सुपर्ब होते हैं भाई साहब। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ये लॉ को पढ़ते हैं और बड़ी गहराई में पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली कई बार इनसे कॉम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कॉस्टिंग खेलने की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, सीएमए वाला बच्चा, वो काफ़ी ज़्यादा समय निकाल चुका होता है कि इसके अंदर कॉस्टिंग के अंदर। तो उसकी जो कॉस्टिंग की इवैल्यूएशंस होती हैं वो थोड़ी सी शायद सीए से ज़्यादा होती हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन साइड मत फील करिए, ना ही मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बस मैं आपको सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे सर, ये तो हमारी लाइन है। नहीं बेटा, ये लाइन है एक तरह से सीएफए की लाइन है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की लाइन है। क्योंकि अब आईसीए वाला चाहता था कि ठीक है, मेरे बच्चे को फाइनेंस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, और सीए कल को पैसा कमाएगा तो पैसिव इनकम के बारे में भी ध्यान देगा, या सीए अगर पैसा नहीं कमाएगा तो उसके क्लाइंट पैसा कमाएंगे, उनके क्लाइंट के बाद बहुत सारा पैसा होगा, तो उसके पैसे को कहाँ पर निवेश करना है, कहाँ पर लगाना है, कितना रिटर्न चाहिए, वो सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाएगी हमारे पास, है ना। आपके पास फालतू पैसा पड़ा, आपको शेयर बाजार में लगाना है, आपको सोना परचेज करना है, आपको प्रॉपर्टी परचेज करना है, आपको एफडी में पैसा लगाना है, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आपको क्रिप्टो करेंसी में लगाना है, बिटकॉइन में लगाना है, इथीरियम में लगाना है, या कोई ऑल्ट कॉइन्स परचेज करने हैं, है ना, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आपने सुना होगा। ऐसी ऐड सुनते हैं कि एक आदमी ने 1400 रुपये लगाए और 100 करोड़ रुपए कमा दिए। और ये किस में होता है, ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। क्रिप्टो करेंसी जिसमें बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हमारे पास। तो वो पैसा कहाँ लगेगा, वो कौन जानकारी देगा, हमारा एफएम वाला भैया देगा। और एफएम वाला भैया मास्टर कौन होता है, एक तरह से आपका चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है।
सर फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खेलेंगे? नहीं बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो अच्छा होल्ड होता है वो किसके पास होता है? एमबीए के पास होता है। ये थोड़े से ज़्यादा गुरु आदमी होते हैं जिनका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा हाथ होता है, और डेफिनेटली ये 2 साल पढ़ाई करते हैं। और आईएम्स की, एमबीए की क्या बात करी जाए, वो तो आप सभी जानते हैं कितने फेमस हैं, कितने रेनाउंड हैं। एफएमएस के, एमबीएस की क्या बात करी जाए, वो भी बड़े फेमस होते हैं। तो सर क्या हम कहीं पे फिट नहीं बैठते? अकाउंटेंसी को आपने रिप्लेस कर दिया ईआरपी नाम के सॉफ्टवेयर से, लॉ को आपने कम्पीट कर दिया हमारे कंपनी सेक्रेटरी से, या हम कह सकते हैं कि एडवोकेट्स मार्केट में बैठे हैं, वो तो लॉ के कीड़े होते हैं, बीए एलएलबी 5-5 साल पढ़ाई करते हैं, खूंखार होते हैं हमारे पास, है ना। कॉस्टिंग की बात करेंगे सर, हमारा सीएमए वाला बंदा हमें बीट कर देगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा होगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एमबीए वाला बच्चा हमसे थोड़े ज़्यादा हाथ पैर मार लेगा, ठीक है ना। पर डेफिनेटली यस, हमारे पास अब 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बचते हैं बड़े प्यारे। एक का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? ऑडिट आ रहा है, और एक नाम मेरे पास क्या आ रहा है? आपका टैक्सेशन आ रहा है। ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है जहाँ पर एक सीए को ध्यान देना चाहिए। अब ऑडिट के बारे में तो आपको सबको पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो अधिकार है, फाइनेंशियल ऑडिट का जो अधिकार है, वो किसका है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक साइन नहीं मारेगा कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कोई कंपनी अपना डिविडेंड इशू नहीं कर पाएगी। सारी की सारी कंपनी मोहताज है किसके ऊपर? सीए के ऊपर। ये एक्सक्लूसिव पावर किसको दे रखी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रखी है ना। मोदी जी के साइन में वो ताकत नहीं है जो सीए के साइन में ताकत है। और डेफिनेटली यस, ये जो अकाउंटेंसी की जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, या जो आप इंड एएस पढ़ते हैं, या कोई आप आईएफआरएस पढ़ते हैं, तो वो सारा इंप्लीमेंटेशन कहाँ पर आएगा? आपका ऑडिट के टाइम पर आएगा, डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आएगा। या किसी कंपनी का मर्जिंग करना है, या किसी कंपनी को खरीदना है, या किसी कंपनी का रिसेशन करना है, या कट बैक करना है, या टर्न अराउंड करना है, डाइवेस्टमेंट करना है, या लिक्विडेशन करना है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से अकाउंटेंसी प्रोवाइड करेगा और आप फैसला कर लेंगे। तो डेफिनेटली यह सीए हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है? सीए हमारा बच्चा एक खतरनाक ऑडिटर बनना चाहता है, बन सकता है, मोटे पैसे कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को सीए वाला बच्चा अगर अपने आप को टैक्स कंसल्टेंसी के रूप में देखता है तो डेफिनेटली यस, ये एरिया भी बड़ा स्ट्रांग है ना। मैंने क्या बोला कि हिंदुस्तान में टैक्स की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है, पर देश हमारा है, कमियां हमारे अंदर हैं, तो डेफिनेटली हमने देश को हम सुधारेंगे। अब 2 तरह के लोग होते हैं हमारे पास। ये भाई ने पैसा कमाया, कहता है मैं तो दुबई जा रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान को टैक्स नहीं दूंगा। तो इस भाई के मन में क्या आ जाती है? थोड़ी सी गद्दारी आ जाती है, देश के प्रति गद्दारी आ जाती है। जब वो छोटा बच्चा था तब से लेकर बड़ा होने तक वो देश की सुविधा सारी लेता रहा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता रहा, पढ़ाई करता रहा, है ना, और गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं का इस्तेमाल करता रहा, फ्री की बस का इस्तेमाल करता रहा, फ्री के स्कूल का इस्तेमाल करता रहा, अच्छा कैरियर बन गया। जब उसने पैसा कमाना सोचा तब उसको पता लग गया कि नहीं, मेरा देश तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, ये तो मेरे को भागना पड़ेगा, तो मैं दुबई चला जाता हूँ, वहाँ पे टैक्स मेरा बच जाएगा। चलो भाग जाओ। और कुछ लोग होते हैं नहीं भैया, जो कहते हैं मेरा भारत महान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, हम तो इसी देश में रह के काम करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ रहेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। तो ठीक है, फिलहाल अभी तो हमारी टैक्स पॉलिसी थोड़ी सी हार्ड है हमारे पास। हम ये नहीं कह रहे कि भैया हमारा देश बहुत नंबर 1 है, 100% है, कोई भी 100% नहीं होता, सब में कमियाँ होती हैं। तो ठीक है, टैक्सेशन हमारे पास ज़्यादा है, कभी 30% लगेगा हमारे पास, कभी 43% लगेगा। हम मोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, एग्जम्पशन भी है, उतना गरीब आदमी तो बेटा मैं बनना ही नहीं है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स का एग्जम्पशन है, छूट है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे जी मैं तो अपनी सारी की सारी तनख्वाह 11 लाख तक की दिखाऊंगा, 11,50,000 तक दिखाऊंगा, ताकि सरकार को मैं टैक्स पे ना करना पड़े, और जितनी भी मेरी मोटी कमाई है, ऊपर की कमाई है, वो सारी की सारी मैं ब्लैक की फॉर्म में छुपा लूँगा। तो ये भी तो सही चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो टैक्स कंसल्टेंसी वाला स्कोप है वो अपने में बहुत तगड़ा है। और आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या है, हिंदुस्तान के अंदर कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन की जो मात्रा है हमारे पास वो कम है कि ज़्यादा है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो जितनी भी हमारे पास फॉरेन कंपनीज़ हैं, जो हमारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनके लिए इंडिया में आना चाम है। वो इंडिया में आकर बिज़नेस करना चाहते हैं, इंडिया में आकर धंधा करना चाहते हैं। उनको पता है यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक बार भी बंदे ने हमारा सामान परचेज़ कर लिया तो हमारी कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा बन जाएगा और हमारा रैंक अच्छा बन जाएगा। तो यस, जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको भी टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस चाहिए, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको भी टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज चाहिए, है ना। जो हमारी फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको भी टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज चाहिए। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, चाहे छोटा आदमी है, नया नया बच्चा 18 साल का हुआ, वो भी कहता है सर मेरी आईटीआर भर दो, चाहे भले ही मैं पैसे ना कमाऊँ,
और मेरी ITR दिखा दो, क्योंकि 12 लाख तक तो एग्जाम्स है मेरे, 10 लाख दिखा दो, कागजों में तो वाइट मनी मेरा जुड़ता रहेगा। तो उस छोटे लेवल पे भी बहुत मोटा काम है, ITR भरने वाला काम है। तो यानी टैक्स कंसल्टेंसी अपने में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है, किसके लिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपका समय खराब करा, किसको लेकर, टैक्स को लेकर। और फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो बेटा सीधी सी बात है, CA एंटर का पेपर नंबर 3 है, पास करोगे तभी आगे CA फाइनल में पहुंच पाओगे, नहीं पास करोगे तो फेल हो जाओगे। चलिए, टैक्स के बारे में हमने क्या जानकारी दिया, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। DT हो गया, IDT हो गया। ये 50 नंबर का है, ये 50 नंबर का है। ये टोटली नाजायज़ है, ICAI की तरफ से नाजायज़ है। ये पेपर कम से कम 200-200 नंबर के होने चाहिए थे, इतना कोर्स कंटेंट इसके अंदर है। और ICAI ने क्या करा, आपको 50-50 नंबर का दे दिया है ना। अब अगर आप इसको कंपेयर करो किसके साथ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ, SM में कितने नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर का, मात्र 5 चैप्टर है। बताओ, 40 घंटे में, 50 घंटे में, 60 घंटे में आपका SM पूरा खत्म हो जाता है, और आप 50 नंबर फ्री फंड के गेन कर लेते हो बिना मेहनत के। और यहाँ पे तो देखो आपकी वाट लगेगी, भयंकर वाट लगेगी। 50 नंबर का DT किसी एंगल से नहीं है, 50 नंबर का IDT किसी एंगल से नहीं है, पर हमें मानना पड़ेगा क्योंकि IC हमारा गुरुदेव है, जो गुरुदेव कहेंगे वो हम मानेंगे बेसिकली। ठीक है नहीं, चलिए, एक अच्छा सा मोटी सी किताब कॉपी परचेज कर लेना, गत्ते वाली, जिसमें तकरीबन आपके पास 500 पेजेस होने चाहिए। ये केवल किसकी बात हो रही है, DT की बात हो रही है। जब IDT का स्टार्ट करेंगे तब IDT की बात करेंगे, फिलहाल अभी DT की बात कर रहे हैं। 500 पन्ने वाला एक रिश्तो परचेज कर लेना, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, 250-250 पन्ने के 2 परचेज कर लेना। रंग बिरंगे पेन परचेज कर लेना, ब्लैक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। रंग बिरंगे पेन मेंटेन कर लेना, हाईलाइट करने में आसान रहेगा। एट द एंड जितना फास्ट रिवीजन रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया काम रहेगा। ठीक है जी, बाकी तो आप जानते हैं कि जो ICAI में आप पेपर देते हैं ब्लैक रंग से ही देते हैं, तो ब्लैक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना। तो सर क्या टैक्स डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, लंबा है, बस लेंदी है बेटा। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप CA बनने की बात करो, चाहे आप IAS बनने की बात करो, चाहे आप IPS बनने की बात करो, या चाहे आप डॉक्टर बनने की बात करो, यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम पे ना इंटेलिजेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। रादर आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो आपको कंसिस्टेंसी आनी चाहिए आपके अंदर, और एक आपके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। बस ये धीरे धीरे आप बढ़ा लो। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी मेहनत करने के शेड्यूल में, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए CA बनना बड़ा आसान है। और तीसरी चीज़ हमारे पास CA बनने के लिए क्या चाहिए होती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम ग्रुप 1 भी इकट्ठा दे देंगे, ग्रुप 2 भी इकट्ठा दे देंगे, रैंक लेकर आ जाएंगे, या मान लो टोटल का ग्रैंड टोटल बनेगा तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे कितने पेपर हो गए हमारे पास, 6 पेपर हो गए। कहने को 6 है, पर सही माने में तो 8 हैं, है ना। हमने बोला अकाउंटेंसी का एक पेपर है हमारे पास, कॉस्टिंग का एक पेपर है हमारे पास, या टैक्सेशन के हमारे पास लेट से 2 पेपर हैं, DT अलग हो गया, IDT अलग हो गया, है ना। फिर हमारे पास आपका ऑडिट का पेपर भी है, हमारे पास लॉ का पेपर भी है, FM का पेपर भी है, SM का पेपर भी है, तो ये भी अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 8 पेपर हो गए। पर ठीक है, ICAI ने क्या बोला हुआ है, नहीं जी हम तो 6 पेपर ही मान के चलते हैं, तो हम भी 6 मानेंगे। अब जाहिर सी बात है, 6 पेपर को क्लियर करना है तो डेफिनेटली हमें क्या होना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें क्या होना पड़ेगा, हमें अपने नेचर में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आप लेकर आ जाइए, और एक साथ साथ आप क्या ध्यान दीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में ध्यान दीजिए। ठीक है जी, काफ़ी सारे बच्चे फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो ना फेस टू फेस बैच ज्वाइन करते हैं। फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना कोई गलती बात नहीं है, पर उसमें ना समय बड़ा नष्ट होता है कि भाई पहले मेरे को सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ मैं 3 घंटे की क्लास लूँगा, फिर वहाँ से मैं वापस आऊँगा, क्लास के बाद आधा घंटा रुकूँगा भी, क्लास जाने से पहले मेरे को आधे घंटे का मेकअप भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे क्राउड आएगा। फिर टीचर क्लास लेगा 3 घंटे का, सामान होता है पढ़ाने लायक 1 घंटे का, 2 घंटे में वो क्या बनता है, कपिल शर्मा बनने का प्रयास करता है, वो क्या नाम है उसका, डांसर बनने का प्रयास करता है। वो क्लास में बच्चों को बुलाएगा, स्टेज में शो करवाएगा, बच्चे ताड़ियाँ मारेंगे, बच्चे हंसेंगे, बच्चे को फ़न मिलेगा, मज़ा मिलेगा। बस इतनी देर में आपका काम ख़त्म हो जाता है बेटा, इतनी देर में आपका काम ख़त्म हो जाता है, और फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट ख़राब होती है। फिर आप धीरे धीरे 2 ग्रुप से आप एक ग्रुप में आ जाते हैं, और कई बार तो बच्चा कहता है कि इस बार एक ग्रुप भी नहीं दूंगा, अगली बार दूंगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप फिज़िकल नेविगेशन अवॉइड कर सकें, क्योंकि फिज़िकल नेविगेशन अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका बच जाएगा। बाकी मर्जी आपकी, समझदार बच्चे यहाँ पे बहुत आगे लेवल तक आप जा चुके हैं आज। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा।
जब हम आपको टैक्स की क्लासेस देंगे तो होमवर्क देने का हमारा कोई प्रयास नहीं रहेगा। जो भी हम कवर करना चाहेंगे क्लास में ही कवर करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से अनुमान है कि आप बच्चे बहुत बिजी हैं और आपके पास होमवर्क करने का समय नहीं है। 6 सब्जेक्ट आपके ऊपर प्रेशराइज्ड है, हर टीचर आपको होमवर्क देगा तो एटलीस्ट मेरी तरफ से होमवर्क नहीं मिलना चाहिए, या कभी कभार होमवर्क मिल भी गया तो 15-20 मिनट से ऊपर का होमवर्क वो आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है? बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने साफ बता दिया आपको। 100 में से बच्चे 95 मार्क्स तक भी लेकर आए हैं, 90 नंबर भी लेकर आए हैं, 80 नंबर लेके भी आए हैं, 85 नंबर लेके भी आए हैं। और ये पेपर थ्योरीटिकल भी है और हमारे पास प्रैक्टिकल भी है। बाकी सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके अंदर वैसे ही अरमान जाग गए होंगे टैक्स के नाम से। ठीक है बच्चे, तो टैक्सेशन की शुरुआत करते हैं। और इंसान को अगर कामयाब होना है तो 2 काम करने पड़ते हैं, प्लान करना पड़ता है और प्रोसेस करना पड़ता है। प्लान हमारे बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं, हम जो भी प्लानिंग करते हैं बहुत बढ़िया प्लानिंग करते हैं। हमारा जो फेलियर होता है वो किस में फेलियर होता है? प्रोसेसिंग में फेलियर होता है। और प्रोसेसिंग से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है बेटा? आपका इम्प्लीमेंटेशन। जिसने इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया कर लिया वो जीत जाएगा। और इसी इम्प्लीमेंटेशन के संपर्क में मैंने बताया था कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? कुछ मत करो बेटा, डिसाइड कर लो कि रोज़ सुबह 6 बजे आपने जागना है। चाहे सुबह 6 बजे उठकर आप वॉक करने चले जाओ या जिम चले जाओ या कोई वेब सीरीज़ देख लो। तकरीबन 21 दिन तक ये हरकत कर लो। 21 दिन करोगे ये हैबिट बन जाएगी आपकी, और 21 दिन करोगे पक्का काम हो जाएगा। तो आप एकदम से सोचो कि मैं 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँगा, तो एकदम से तो नहीं होता भैया। तो आप इसको पहले स्टार्ट करो कि ठीक है मेरे को रोज़ 6 बजे उठना है। चाहे मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, मन करेगा तो पढ़ाई कर भी लूँगा, नहीं तो मैं वॉक करने जाऊँगा, गार्डन में जाऊँगा, पार्क में जाऊँगा, जिम जाऊँगा, या लेटेस्ट मैं कोई उठ के वेब सीरीज़ चेक कर लूँगा। बस मेरे को आपको इस लायक बनाना है कि आप 6 बजे उठ जाइए। और 6 बजे अगर आप उठ गए तो अगर आपके सिस्टम में बैठ गया तो फिर डेफिनेटली आपका डिसिप्लिन हर एंगल से मेंटेन हो जाएगा। चलिए, अब पहला सवाल, सर ये जो हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं ये कौन से एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा? मैंने कहा मई की बात कर लो, आप नवंबर की बात कर लो, या सितंबर की बात कर लो, जो भी करना है आपने, या जनवरी की बात कर लो। मई 26 में भी काम आएगा, नवंबर 26 में भी काम आएगा, जनवरी 27 में भी काम आएगा। तो इन 3 अटेम्प्ट के बच्चों के लिए ये वाली क्लासेस काफ़ी बढ़िया रहेंगी। ठीक है जी। अब पहला सवाल हमारा, सबसे पहला सवाल, सर टैक्स कौन लेता है? हमने कहा टैक्स सरकार लेती है, गवर्नमेंट लेती है। सर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? हम जो भी पैसा कमाते हैं उससे टैक्स लेती है गवर्नमेंट हमारी, ताकि जो भी पैसा हमारी सरकार के पास इकट्ठा हो अल्टीमेटली वो क्या कर सके? इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, रोडें बना सके, ताकि वो क्या कर सके? थोड़े बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बना सके, एम्स जैसे, सरकारी स्कूल बना सके ताकि बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जा सके, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। हमारे पीछे पाकिस्तान पड़ा हुआ है, चाइना पड़ा हुआ है, उनको मुंह तोड़ के जवाब देना है, उनको डराना है, तो हमारे पास वेपन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, हथियार अच्छे होने चाहिए। उसके लिए पैसा चाहिए हमारे पास। हम काफ़ी सारी PSU को, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लॉन्च कर सकें। जैसे आपके जितने भी हमारे सरकारी बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? आपके PSU की कैटेगरी में आते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सारे के सारे क्या हमारे पास? पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया हमारे पास। ठीक है भैया। हम और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया IIT जैसे कॉलेजेस बना सकें ताकि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जा सके। हम गरीब वर्ग को रोटी, कपड़ा, मकान भी दे सके। तो ये हमारा पर्पस है। तो हमने क्या बोला? टैक्स कौन इकट्ठा करेगा? हमने कहा टैक्स इकट्ठा करेगी हमारी सरकार। सरकार क्यों इकट्ठा करेगी? क्योंकि सरकार को क्या करना पड़ता है? देश चलाना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? देश को चलाना पड़ता है, रन करना पड़ता है, और साथ ही साथ देश को क्या करना पड़ता है? डेवलप्ड करना पड़ता है। अभी जो हमारा देश है किस कैटेगरी में आ रहा है? डेवलपिंग कैटेगरी में आ रहा है, और धीरे धीरे हमें क्या करना है? डेवलप बनना है। तो जितना बढ़िया हमारे पास इंफ्रा होगा, जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, जितने बढ़िया हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे,
और उतना जितना हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना बढ़िया हम यहाँ पे बन पाएंगे। और जाहिर सी बात है, कई बार टैक्स हमें क्यों चाहिए होता है, सरकार को टैक्स क्यों चाहिए होता है, क्योंकि सरकार ने भी क्या करा होता है, कर्जा लिया होता है, और वो कर्जा लेटर से IMF से लिया हुआ है, और वो हमें क्या करना है, समय समय पे वापस भी करना है, उसकी किस्तें भी देनी है, उसका ब्याज भी देना है। तो हमारा देश भी क्या करता है, कर्जा लेता है ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट करी जा सके, तभी जाके हमारे पास काम होता है। ठीक है जी। तो फाइनली हमें सरकार को टैक्स क्यों चाहिए, ताकि वो देश को क्या कर सके, रन कर सके, देश को क्या कर सके, डेवलप कर सके। ये हमारा मेजर फोर्स है। मान लो ये मेरे पास आर्मी वाला आदमी है, इसके पास बंदूक है, और बंदूक इतनी घटिया है जिसका हद ही नहीं है, मॉडल बहुत पुराना है, और इसके पास गोलियों की कमी है। तो भैया अगर ये ऐसा डिफेंस सिस्टम हमारे देश का होगा तो बड़ी जायज़ सी बात है, पाकिस्तान भी चौड़ा होगा, चाइना भी चौड़ा होगा, अटैक मारेगा। अब हमारी सरकार ने क्या करा, हमारी सरकार ने आर्मी वाले को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये हमारा आर्मी वाला आदमी है, और इसकी छाती पे उसने क्या लगा दी, बुलेट प्रूफ जैकेट लगा दी, और बंदूक लगा दी ऐसी वाली कि 1 सेकंड में 60 गोलियां जाएंगी, और गोलियों की भरमार है। तो हमारी सरकार ने क्या करा, ऐसा सोल्जर पैदा कर दिया जिसके बाद बुलेट प्रूफ होगा। पहले भी वो सीना चौड़ा करके लड़ाई करने जाता था, अब सीना और चौड़ा होगा क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट उसके पास है। तो डेफिनेटली ऐसे सोल्जर आदमी को ऐसी ताकत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी जान निछावर कर रहा है। तो डेफिनेटली हम उसको हथियार भी नहीं देंगे तो बहुत बड़ी बात, समस्या आ जाएगी। तो सरकार को डिफेंस में पैसा खर्चना है, वो पैसा कहाँ से मिलेगा, टैक्सेशन के द्वारा मिलेगा। और अगर हम उसी टैक्सेशन में चोरी करने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो हमारा सोल्जर अपनी जान को निछावर करने के लिए बैठा है वो जल्दी मर जाएगा, और डेफिनेटली हम भी इनसिक्योर हो जाएंगे। फिर हम ये बैठ के आराम से CA नहीं खेल पाएंगे। हमारे फौजी भाई वहाँ बैठे हैं हमारी सेवा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, तो तभी हम यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो चलिए, एनी हाउ आपको पता लग गया टैक्स सरकार को क्यों चाहिए। आई बात समझ में। जो हमारी सरकार होती है उसको चलाने के लिए हमेशा 2 चीज़ चाहिए होती हैं देश को चलाने के लिए। एक होता है मनी, और एक होता है पावर। एक आदमी को भी, अगर कोई इंसान है, साधारण सा इंसान है, मान लो ये एक शाहरुख खान है, इसको भी क्या चाहिए बेटा, जीवन में 3 चीज़ें चाहिए। पावर चाहिए, मनी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन होगी इसके पास तो ये पैसा कमा पाएगा, पैसा होगा तो उसके पास पावर होगा। सर ये तो एक्टिंग से पैसा कमाता है, पढ़ाई से थोड़ी पैसा कमाता है। पढ़ाई का मतलब बेटा सरस्वती, सरस्वती किसी में भी हो सकती है, गाना गाने में भी सरस्वती हो सकती है, क्रिकेट खेलने में भी सरस्वती हो सकती है, शेयर बाजार में पैसा लगाना भी सरस्वती होता है, CA बनना भी सरस्वती होता है, डॉक्टर बनना भी सरस्वती होता है। तो यानी ये हमने शाहरुख खान की बात करी कि एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि वो पैसा कमा सके, ताकि वो पावर कमा सके। और जब ये 3 चीज़ें लाइफ में आती हैं तब इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीबी रेखा में जी रहे हैं, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन हो जाएंगे। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कोई पुलिस वाले ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपकी पावर नहीं है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये मनी और पावर हमारी किससे आएगी, एजुकेशन से आएगी। इसलिए हमें अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे नाम के आगे CA लगना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से जब मैं सरकार की बात करता हूँ बेटा, गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट को भी देश को चलाना होता है, डेवलप करना होता है। उसके लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए, और एक उसको क्या चाहिए, आपका मनी चाहिए। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भैया सरकार हमसे टैक्स लेती है, और जो हमारी सरकार है वो टैक्स लेने के लिए क्या है, ऑथराइज्ड है। ये पावर उसको कहाँ पे दी गई है, गवर्नमेंट को टैक्स लेने की पावर कहाँ पे दे रखी है। तो बदले में जवाब आया, सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सरकार को पावर दे रखी है कि आप लोगों से उनकी इनकम पर टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें क्या दे रखा है, आपका पावर दे रखा है। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। शायद आप लॉ
पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज्ञान होगा। अगर नहीं ज्ञान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा आप याद करने का प्रयास करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास क्या आर्टिकल्स होते हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोलेंगे तो वहाँ पे एक आर्टिकल नंबर होता है 246। ये नंबर भी आप याद कर लेना। जब आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक हेडिंग लिखी होती है हमारे पास, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट। ठीक है भैया। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, यहाँ पे एक पार्लियामेंट नाम का शब्द है, लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट नाम का शब्द है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा सरकारें कितने तरह की होती हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 तरह की सरकार होती है हमारे पास। एक नाम होता है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, और बच्चे एक नाम मेरे पास क्या होता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इन दोनों सरकारों को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। दोनों सरकारों को क्या चाहिए, टैक्सेशन चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो पार्लियामेंट नाम का जो संबंध है वो किसको संबोधित है हमारा, हमने कहा वो संबोधित है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो वो संबोधित है हमारे पास आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। आई बात समझ में। कल को अगर हम ये बोलते हैं, पहले मैंने क्या बोला कि जो भी पावर है वो कहाँ लिखी हुई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है। उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में किताब में चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही आप समझ लो यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। और बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स हैं। उसमें से एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसका नंबर क्या है आपका 246। और 246 में ताकत दे रखी है पार्लियामेंट को और लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट को। और पार्लियामेंट का संपर्क सेंट्रल गवर्नमेंट से रहेगा, और लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट का जो संपर्क है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट से रहेगा। ठीक है भैया। अब देखने वाली बात यहां पे है कि जब हम इस आर्टिकल की बात करते हैं जिसका नाम 246 है, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ी होती है, लिस्ट पड़ी होती है। और लिस्ट की बात करेंगे, कितनी लिस्ट है, मैंने कहा 3 तरह की लिस्ट है मेरे पास। जिसमें एक नाम मेरे पास क्या आ रहा है आपका, यूनियन लिस्ट। एक नाम मेरे पास क्या आ रहा है आपका, स्टेट लिस्ट। और एक नाम बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट। हमने कहा 3 तरह की हमारे पास लिस्ट होती है। एक नाम है यूनियन लिस्ट, एक नाम है स्टेट लिस्ट, और एक नाम है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो ये कहता है भैया कानून बनाने की जो ताकत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो हमने बोला कानून बनाने की जो ताकत है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। और अगर मैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता हूं तो डेफिनेटली मैंने बोला जी यहाँ पर बोथ वाले काम हो जाएंगे, यानी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी और मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट कितने तरह की होती है, तो आप बदले में क्या जवाब देंगे जी, बदले में आप ये जवाब देंगे कि एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट, और एक का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, स्टेट लिस्ट का संपर्क आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, और कॉन्करेंट लिस्ट का जो संपर्क है वो आपका दोनों के साथ है, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ आपका संपर्क है। आई बात समझ में या नहीं आपको आई? तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना, हमने कहा जी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, उसके अंदर हमारे पास वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल एक स्पेशल तरह का 246 नंबर। उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, शेड्यूल। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्या दे रखा है, शेड्यूल। और शेड्यूल का नंबर क्या है मेरे पास, शेड्यूल का नंबर है 7। हालांकि 7 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वैसे लिख देंगे। तो हमने कहा शेड्यूल 7 है इसके अंदर। और शेड्यूल 7 हमें क्या दर्शा रहा है, आपका लिस्ट। और लिस्ट कितने तरह की है मेरे पास यहाँ पे, 3 तरह की।
जिसमें एक का नाम यूनियन लिस्ट है, एक का नाम स्टेट लिस्ट है और एक का नाम हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है। और यूनियन लिस्ट का जो संपर्क है वो किसके साथ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। स्टेट लिस्ट का संपर्क किसके साथ है? हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे हाइब्रिड है, यहाँ पे मिक्सचर है, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है और एज वेल एज आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है। आई बात समझ में? तो ये चार्ट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हमारी सरकार को पावर कौन देता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। उसके अंदर क्या होता है? आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल का नंबर क्या है? 246। याद करेंगे आप 246। और उसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? शेड्यूल हो गया, उसका नंबर क्या है? 7। उसके अंदर लिस्ट कितनी है? 3 तरह की लिस्ट है। एक का नाम यूनियन लिस्ट है, एक का नाम स्टेट लिस्ट है, एक का नाम कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का जो संपर्क है हमारा किसके साथ है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। स्टेट का हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और कॉन्करेंट की बात करूंगा तो वहाँ पे सेंट्रल की भी इन्वॉल्वमेंट है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है हमारे पास। क्लियर है बात सभी को या नहीं क्लियर है? अब इसी लिस्ट के अंदर हमने कहा, इसी लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एंट्री कॉन्सेप्ट, या जिसको हम कहते हैं एंट्री नंबर। तो वहाँ पे बड़ी सारी एंट्रीज होती है हमारे पास और वहाँ पे एक एंट्री नंबर होता है हमारे पास 82 नंबर, 82 नंबर, जो हमें साफ बताता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, टैक्सेस ऑन इनकम, लोगों की इनकम पे टैक्स ले सकती है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या आता है? आर्टिकल्स आता है। आर्टिकल जैसे आपके चैप्टर की तरह होते हैं। उसमें एक सब टॉपिक आता है जो कि शेड्यूल की कैटेगरी में आ गया। उसमें आपका लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लिस्ट आपके पास कितने तरह की है? 3 तरह की है। आपका यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट हो गया। यूनियन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानकारी है, स्टेट के अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानकारी है। और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे पास। और इसी यूनियन लिस्ट के अंदर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री नंबर। और एंट्री नंबर की बात करूंगा तो 82 नंबर मेरे पास एंट्री नंबर है आपका। 82 नंबर है हमारे पास, 82 नंबर आपको याद रखना है। और यहाँ पे साफ बता रखा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, पर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी राइट नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ले सके। तो हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो लेटेस्ट से हमारा टोटली क्या हो गया? आपका एग्जम्प्ट हो गया। यानी एग्रीकल्चर में आप जो भी पैसा कमाओगे वो अल्टीमेटली हमारा टैक्सेबल नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती है। इतनी जानकारी क्लियर होगी आपको? चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से अपने क्वेश्चंस को अपने जहन में रखना बेटा, ठीक है जी? तो ये जानकारी हमने आपको दी। अब सवाल यहाँ पे ही उठता है कि सर जो एग्रीकल्चर की कमाई है क्या वाकई में हम उस पर टैक्स नहीं लेते? हाँ बेटा, एग्रीकल्चर इनकम पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि जी मैं इस पर टैक्स चार्ज कर लूँ तो डेफिनेटली उसको परमिशन नहीं है, यानी उसके पास पावर नहीं है। और ये पावर किसने नहीं दे रखी इसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर उसको नहीं दे रखी। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, लग सकता है, लगता नहीं है, लग सकता है। एग्रीकल्चर इनकम पे अगर हम टैक्स लगाना चाहें तो फ्यूचर में लगा सकते हैं, पर उसकी परमिशन हमें कौन देगा? उसकी परमिशन देगी हमें स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने साफ बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी है कि अगर वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना चाहती है फार्मर्स के ऊपर तो वो लगा सकती है, बड़े आराम से लगा सकती है। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाहती है टैक्स का लायबिलिटी? क्या फार्मर्स के ऊपर टैक्स का लायबिलिटी लगना चाहिए? ये कई तरह के सवाल है हमारे पास। अब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर, फार्मर्स तो हमारे पास गरीब लोग होते हैं, उन पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। जायज़ बात है, पर कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिसमें शाहरुख खान की बेटी आती है, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, या जो हमारे पॉलिटिकल नेता आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, और जब आप इनकी इनकम टैक्स रिटर्न देखोगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम से 5-5 करोड़ की कमाई है, तो क्या इस पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।
भाई आज की डेट में एक आदमी तनख्वाह कमाता है 10 लाख रुपए की, कल को आप सीए बनेंगे, आपका पैकेज बनेगा 10 लाख का, क्या आपका 10 लाख पे टैक्स एग्जम्प्ट होगा? सरकार करेगी, अपने हाथ से टैक्स भरोगे भैया। और जो हमारा फार्मर 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, या मान लो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, या 50 लाख रुपए कमा रहा है, और वो बेचारा हमारा एग्जम्पशन लेके बैठा हुआ है कि भैया मजे हैं उसके, वो तो टैक्स नहीं भरेगा। तो कायदे से फ़िलहाल तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एंगल से मूड में नहीं है टैक्स लेने से फार्मर से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जानती है कि यहाँ पे बड़े सारे पॉलिटिशियंस हैं। अगर आप पंजाब की बात करेंगे या महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जितने पॉलिटिशियन हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? वो सारे खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और उन सबको पता है भैया, जितना भी हमारा ब्लैक मनी का धंधा है, ब्लैक मनी जो है वो बड़े आराम से हाइड करा जा सकता है, वाइट मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। कैसे ब्लैक मनी आपका वाइट मनी में कन्वर्ट होता है एग्रीकल्चर इनकम के द्वारा, वो आने वाले समय में हम केस स्टडी करेंगे, आपकी पढ़ाई करेंगे हम उसकी। फ़िलहाल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लगाती है? उसको पता है भैया, अगर हमने फार्मर पे टैक्स लगा दिया तो मान लो हमारे पास मान लो 1 लाख फार्मर हैं, तो 1 लाख में से मान लो मैंने कहा जी 80,000 फार्मर तो मेरा गरीब आदमी है, और 20,000 फार्मर मेरा लेटेस्ट से अमीर है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी आते हैं, शाहरुख खान की बेटी भी आती है, और आपके पॉलिटिशियंस भी आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है कि भैया एक तो नेता लोगों को पैसा मिलेगा आराम से, और दूसरा हमारा वोट बैंक भी क्या रहेगा? बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया गरीबों पे, फार्मर्स पे, तो डेफिनेटली वहाँ से सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा और उनकी सरकार पलट जाएगी। तो हर बंदे को अपनी सरकार बचानी है, कुर्सी बचानी है, तो डेफिनेटली वो टैक्स लगाना पसंद नहीं करेगी। वैसे कायदे से होना क्या चाहिए था? कायदे से होना ये चाहिए था कि भैया सर एग्रीकल्चर इनकम में भी क्या लगना चाहिए? आपका टैक्स लगना चाहिए। भाई हम एक स्लैब बना लेते हैं कि ठीक है भैया, जो फार्मर 50 लाख से कम कमाएगा उस पर टैक्स नहीं होगा, पर जो 50 लाख से ज़्यादा कमाएगा उस पर तो टैक्स लगाओ। यार जो बंदा सीए करके बैठा हुआ है, जो 10 लाख रुपए का पैकेज कमा रहा है, वो भी तो देश की सेवा कर रहा है। अगर फार्मर देश की सेवा कर रहा है तो सीए भी तो देश की सेवा कर रहा है। सीए का भी तो योगदान है जीडीपी में हाथ बटाने का, टीचर का भी योगदान है जीडीपी में हाथ बटाने का। हर वो इंसान जो बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, 1 नंबर का 2 नंबर का नहीं, वो अल्टीमेटली देश की तरक्की में योगदान दे रहा है। चलो हमारे ऐसे इमोशनल बातें करने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल अगले 7-8 साल तक या 10 साल तक तो भैया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको आप एक बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालांकि पीछे एक रिपोर्ट आई थी, शायद आपने पढ़ी भी होगी, कि हमारे कुछ लोगों की, हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या करा था, कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने क्या करा था, उस कमेटी ने रिकमेंड करा था कि भैया आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेना स्टार्ट करो, क्योंकि लोगों के लिए ये बड़ा प्यारा मैनिपुलेशन का साधन बन चुका है। जो बंदा दुबई नहीं जाना चाहता कि भैया दुबई में टैक्स ज़ीरो है, वो कहता है नहीं मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ पर मेरे को दुबई वाले मज़े मिल जाएं, तो डेफिनेटली वो आदमी प्लान करता है अपने सीए के साथ बैठ के कि चलो एग्रीकल्चर इनकम वाला कॉन्सेप्ट खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा, और हमारा जो ब्लैक मनी है वो बड़े आराम से वाइट मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई है? तो पॉलिटिशियंस को बेनिफिट होगा और वोट बैंक भी हमारा मेंटेन रहेगा, सरकार हमारी पलटी भी नहीं मारेगी। तो ये हमारे पास मेन खास बात है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा? कुल मिलाकर हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, हर सरकार को कंट्री को क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा। और हर सरकार को कंट्री को क्या करना पड़ेगा? डेवलप्ड करना पड़ेगा। और रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। किसको चाहिए होता है पैसा? हमारी सरकार को, है ना। अभी हमारी क्या चाहिए? पैसा। सरकार को पैसा चाहिए होता है, और सरकार के पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली काम बनेगा। अब सरकार पैसा कहाँ से इकट्ठा कर सकती है? सर सरकार पैसा इकट्ठा कर सकती है व्यापार करके, बिजनेस करके। सरकार पैसे कैसे इकट्ठे करेगी हमारे पास? हमने कहा व्यापार करके, बिजनेस करके। और सरकार अगर बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाती, क्योंकि आपको तो पता है सरकारी जितने ब्रांड्स हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह से लॉसेस में ही जाते हैं,
क्योंकि इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है कि भैया जनता को हमें क्या करना है, हमें जनता को सपोर्ट करना है या सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, तो प्रोवाइड कर दो भैया। डीटीसी की बसें फ्री में लगा दो। अब जो लेडी आराम से डीटीसी की टिकट खरीद सकती है, नहीं बेटा तू फ्री में ले, पानी फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, एजुकेशन फ्री कर दो, ठीक है जी। तो सरकारी स्कूल में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं देखो। आज की डेट में अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसमें से मुश्किल से 5 या 10% बच्चे ऐसे होंगे जेन्युइनली जो बेचारे फीस पे नहीं कर सकते। बाकी 90% बच्चों के हाथ में बढ़िया वाला स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, पापा की अच्छी कमाई है, पर बस फ्री की सर्विस चाहिए और अल्टीमेटली काम बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, सरकार पैसा कमा सकती है बिजनेस के द्वारा। सरकार का पैसा अगर बिजनेस से पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि वो जनरली नहीं हो पाता, इनके जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कुछ को छोड़ के काफ़ी सारे लॉसेस में जा रहे हैं, तो ये यहाँ से संतुष्ट हो ही नहीं पाते। और दूसरी बात, सरकारी एम्प्लॉयज़ कितनी मेहनत करते हैं आप सभी को पता है। दूसरी बात कि अगर पैसा पूरा नहीं होता तो सरकार पैसा किससे लेगी, लोगों से, पब्लिक से, जनता से। सरकार पैसे किससे लेगी, पब्लिक से पैसा लेगी। और पैसा किससे लेगी, कॉरपोरेट से पैसा लेगी। सर पब्लिक और कॉरपोरेट में क्या फ़र्क है, मैंने ले लिया शाहरुख खान से टैक्स ले लिया, मैंने वो अक्षय कुमार से टैक्स ले लिया, विराट कोहली से टैक्स ले लिया, ये पब्लिक होगी हमारे पास। और जब मैंने टैक्स लिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से, अडानी पोर्ट से, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉरपोरेट हो गया। तो यहाँ से हमने क्या करा, टैक्स ले लिया आपका, प्लस हम टैक्स लेंगे जनता से, और जनता से किस फॉर्म में ले लेंगे, हम जीएसटी की फॉर्म में ले लेंगे, है ना। जनता से हम क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे आपका जीएसटी की फॉर्म में। आपने मेरे से टैक्स पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरी फ़ी 10,000 रुपये प्लस आपका 18% टैक्स लगेगा, तो डेफिनेटली आपने 10,000 तो मेरे को पे कर दिए और यहाँ पे 1800 का आपने टैक्स पे कर दिया, ये क्या है, मेरा जीएसटी है। और जाहिर सी बात है आपके बिहाफ में मैं ये जीएसटी किसको दे दूंगा, सरकार को दे दूंगा, जमा करवा दूंगा, सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और फिर भी मान लो अगर हमारी सरकार का पेट नहीं भरता, जनता से टैक्स लेकर भी उसका पेट नहीं भरता, बिजनेस करके भी पेट नहीं भरता, तब जाके हम वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से क्या करते हैं, लोन की दुहार करते हैं और हम कहते हैं कि भैया हमें लोन प्रोवाइड करो पर्टिकुलर ब्याज रेट पे, ताकि हम अपने देश में मेट्रो को लॉन्च कर सकें, अपने देश में तरक्की कर सकें, बिज़नेस बढ़ा सकें, फॉरेन कंट्रीज़ की लोग कंपनीज़ को बुला सकें, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करवा सकें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, ये 3 तरीके होते हैं सरकार के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर मेरे को देश चलाना है, कंट्री चलाना है, तो कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी। सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमने कहा जी उसको चलाने के लिए भाई साहब पावर भी चाहिए और मनी भी चाहिए, है ना। और पावर कहाँ से कौन दे देगा हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे देगा भैया, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मनी कौन देगा, मनी हमारे पास 3 लोग देंगे। सरकार खुद क्या करेगी, बिजनेस करेगी, है ना। और सरकार खुद क्या करेगी, सरकार टैक्सेस आपके लेटर से इकट्ठे कर सकती है, और सरकार क्या करेगी, आपका लोन ले सकती है। तो ये जो BTL है कि बिज़नेस कर ले भैया सरकारी कंपनी, या टैक्सेस अपना साथ में टैक्सेस भी ले लें, और फिर भी अगर तेरा पेट नहीं भरता देश को चलाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अभी जैसे पीछे कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे जी लोन इतना था, अभी बीजेपी के टाइम पे लोन इतना बढ़ गया है, तो भाई तरक्की भी तो देखो ना कितनी बढ़ गई है, मजाक है तुम्हारा, तरक्की भी तो देखो कितनी बढ़ गई है, रोड देखो कितनी बढ़ गई है। आप कुछ मत करा करो कभी भी, अगर आपको किसी सरकार के बारे में जानकारी लेनी हो कि ये सरकार अच्छी है गंदी है, किसी जनता से मत पूछो, किसी से मत पूछो, आप सीधा फौजी आदमी से पूछो बस। ये 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप आर्मी से पूछो, आप नेवल से पूछो, आप एयरफोर्स से पूछो, भाई साहब ये आपको दिशा दिखा देंगे, पूरा बता देंगे कि सरकार कैसी है। मेरे एक मित्र हैं, वो मार्कोस कमांडर रह चुके हैं। मार्कोस नाम सुना होगा आपने, इतना खतरनाक लोग होते हैं ना जिनकी हद ही नहीं होती है। तो वो मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये जो अभी सरकार चल रही है बीजेपी, ये सही है गलत है। तो कहते सर ना कांग्रेस ने आके लड़ाई करनी है पाकिस्तान से, ना बीजेपी ने आके लड़ाई करनी है, ना मोदी जी ने आके लड़ाई करनी है, लड़ाई तो हमें ही करनी है, गोली तो हमें ही मारनी है, गोली तो हमें खानी है। पर वो मार्कोस कमांडर ने मेरे को ये बोला कि भैया मेरे को बड़ी खुशी है बीजेपी के आने से, क्योंकि रीज़न ये है कि उसने हमें क्या करा, इतने अच्छे हथियार प्रोवाइड कर दिए आज की डेट में, इतनी अच्छी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड कर दी जो आज से पहले हमें कभी नहीं मिली।
हम हमेशा वेपन्स को लेकर शॉर्टेज में रहते थे, डर लगा रहता था कि साला बंदूक नहीं चलेगी, वहाँ पे जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, तो क्या करेंगे। तो वो साफ कहते हैं कि ना बीजेपी का नेता लड़ने आएगा, ना कांग्रेस का नेता लड़ने आएगा, मरेंगे तो हम ही मरेंगे, मारेंगे तो हम ही मारेंगे, पर जो मारने के लिए माल मसाला चाहिए वो हमें इस सरकार ने दिया, इसलिए हमने तो यही सरकार ठीक लगती है। तो बड़ी जेन्युइन बात लगी मेरे को। तो अब किसी जनता से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सरकार अच्छी है या गंदी है, क्योंकि देश को सुरक्षा कौन दे रहा है, आर्मी, नेवल, एयरफोर्स। ये सेफ हैं, ये खुश हैं, इनका पेट भर रहा है, क्योंकि ये एक गोली में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं हमारे दम पे। तो अगर ये खुश हैं, ये संतुष्ट हैं सरकार से, तो सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद फिर हम बाकी लोगों की बात करेंगे, कौन खुश है कौन नाराज़ है। सबको तो खुश करना भगवान श्री राम के हाथ में भी नहीं था। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या आ गई कि आप समझ गए कि सरकार धंधा भी करती है, बिजनेस भी करती है, सरकार आपका टैक्सेस भी इकट्ठे करती है, और सरकार एंड में आके लोन भी ले लेती है। और टैक्सेस लेने की बात आएगी तो टैक्सेस कितने तरह के होते हैं बच्चों, एक डीटी हो गया, एक आईडीटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया मेरे पास। ठीक है बेटा। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ये इंसान है, इसने नोट कमा लिए, अब इसने नोट कमा लिए, ये खुद ही सरकार को क्या करेगा, टैक्स देगा। बीच में हमारे पास कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, डीटी का नाम दिया, डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया यहाँ पे, जिसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे। किसकी पढ़ाई करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स की पढ़ाई करेंगे। तो इनकम टैक्स मेरा किस कैटेगरी में आता है, डीटी की कैटेगरी में आपका आ जाता है। एक मेरी ज़िंदगी में क्या आ गया, आईडीटी आ गया। आईडीटी को हमने क्या नाम दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बच्चा खड़ा हुआ है, बच्चे का नाम है शाहरुख खान, उसको टैक्स पढ़ना है। टैक्स की फ़ीस कितनी है, हमने कहा 10,000 रुपये, प्लस क्या लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा। और फिर ये जो 18% जीएसटी किसके पास जाएगा, हमारी सरकार के पास जाएगा। अब डेफिनेटली शाहरुख खान ने कितनी पेमेंट करी, शाहरुख खान ने पेमेंट करी मेरे को 10,000 प्लस 1800, तो कितना हो गया हमारे पास, 11,800 हो गया। और ये 11,800 किसके पास चला गया, टैक्स पढ़ाने वाले टीचर के पास चला गया। और उसमें से जो भी आपका 1800 का जो अमाउंट है वो सरकार को जमा करवा दिया ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान यहाँ पे स्टूडेंट है हमारा। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया, बिकॉज इन दिस केस वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। तो जहाँ पे वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, उस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, आईडीटी का नाम दे दिया। वेयर वी डोंट हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, उसको हमने डायरेक्ट टैक्सेशन का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जानकारी है। तो ये हमारा एक पहला छोटा सा लेक्चर था, आगे हम पढ़ेंगे। आज शुरुआत करी हम लोगों ने, धीरे धीरे लेक्चर आपके डालते रहेंगे। अगेन आई रिपीट, जिसका अटेम्प्ट मई 26 में है या नवंबर या सितंबर 26 में, जो भी होगा, सरकार की बातें, आईसीआई की बातें होंगी, या लेटर से हमारा जनवरी 27 में है, उन सब के लिए ये लेक्चर्स एप्लीकेबल रहेंगे। सर हमने सुना है कि इनकम टैक्स का नया एक्ट आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है 2025 में। फ़िलहाल जिनका अटैम्प्ट यहाँ पर है उनके लिए यही वाला एप्लीकेबल है, और नया कुछ भी आ जाए, हल्का फुल्का चेंज होता है, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो कोई घबराने वाली, परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से फॉलो करते रहिए। 90% चीज़ें हमारे पास सेम रहती है, 10% मात्र परिवर्तन आता है। 10% के चक्कर में 90% की पढ़ाई ख़राब नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो सीए की ज़िंदगी में टैक्स कंसल्टेंट बनना एक बड़ा तारीफ़े काबिल है, और बड़ा सुकून मिलता है उसको, और बहुत ही मोटी कमाई है बेटा, बहुत ही मोटे पैसे कमाता है सीए, अगर आपके अंदर टैक्स कंसल्टेंसी का हुनर आ जाता है। अरे आप छोटी सी बात देखो ना, फॉर एग्जांपल मान लो आप छोड़ो, आप मान लो आप कह रहे हो जी मैं एक एवरेज सीए बना, मैं बिग 4 में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, मैंने जी अपनी एक छोटी सी ऑफिस खोल ली, 10 बाय 10 की दुकान खोल ली, मैं लोगों का क्या करूँगा, आईटीआर भरूँगा, जीएसटी भरूँगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो आपने जीएसटी खेलना स्टार्ट कर दिया,
अब जीएसटी का जो गरीबों वाला रेट है आज की डेट में क्या, 2,000 रुपये महीना पर मंथ। एक सीए 2,000 रुपये महीना लेता है। ये तो मतलब कि सीए नहीं लेता, जो बंदे सीए नहीं बन पाते ना और जो अकाउंटेंट बन जाते हैं उनका रेट है 2,000 रुपये महीना। चलो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें वो लोग कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो तुमने भी क्या डिसाइड करा जी, हम 2,000 रुपये महीना लेंगे और अल्टीमेटली 12 महीने होकर तो हम साल का कितना पैसा ले लेंगे, 24,000 ले लेंगे। 24,000 आप ले लेंगे। अब हमारे पास अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा तो आज की डेट में ज़्यादा नहीं 1.5 करोड़ लोग हमारे पास क्या कर रहे हैं, जीएसटी खेल रहे हैं, भरवा रहे हैं, भर रहे हैं। अब अगर आपने 24,000 एक क्लाइंट से ले लिए, उसके बाद अगर आपने ऐसे 1,000 क्लाइंट इकट्ठे कर लिए तो 2,40,00,000 का आपका आमदनी बन जाएगा केवल जीएसटी से। और मैं यकीन मानना ये 1,000 क्लाइंट कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। 1,000 क्लाइंट ऐसे आवाज़ मारोगे ऐसे ही आ जाएंगे। थोड़ी सी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आपको बेचना आना चाहिए। वो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट आपको सिखा देगा आगे। अब मेरे को सोच के बताना कि भैया 2,40,00,000 रुपये क्या कभी कोई सैलरी पैकेज हमारा बनता है? अगर आज मेरा बच्चा सीए बन जाता है तो क्या उसको 2,40,00,000 का पैकेज बन जाता है उसका? वो अगर 5 साल भी सीए कर लेना नौकरी तब भी उसको शायद इतना पैकेज नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है? 24,000 हो गया, 1 2 3 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2.4 CR इतना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो अगर आपने 1,000 क्लाइंट इकट्ठे कर लिए तो। चलो गरीबों वाली बात करते हैं। अगर आपने 24,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 क्लाइंट भी इकट्ठे कर लिए तब भी 24 लाख का धंधा। 24 लाख का मतलब है भैया 2 लाख रुपये पर मंथ का हिसाब किताब है। ये केवल जीएसटी है। तो अब जिसका जीएसटी आप भरोगे स्वाभाविक सी बात है कल को वो उसका सालाना इनकम टैक्स भी आप भरोगे तो उसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे, उसका हिसाब किताब ही कुछ नहीं है। प्लस मोटे मोटे कुछ क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े जिनका अच्छा धंधा होगा उनसे आप ज़्यादा पैसे लोगे। कल को आप उनके फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाओगे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाओगे, तो यानी बड़ा अच्छा पैसा है। यानी ये वो पैसा है जहाँ पर आपको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको मोदी जी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है कि नौकरियाँ नहीं आ रही, नौकरियाँ नहीं आ रही, हम क्या करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसा टैक्स कंसल्टेंसी वाला एरिया ऐसा है कि अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो अपनी दुकान भी छोड़ो, 10 बाय 10 की दुकान भी नहीं चाहिए, घर से बैठे आप काम कर सकते हो, लोग आपको घर में ही काम देने आएंगे। सीए का नाम ही काफ़ी है, सीए का रेफरेंस ही काफ़ी है। और एक आदमी, एक क्लाइंट अगर जब सीए से जुड़ जाता है ना तो उसका परिवार पूरा उससे जुड़ जाता है जी। मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा बीच वाला बेटा, मेरी बीवी, मेरे नाम की रिटर्न, मेरे पापा की, मेरी मम्मी की, एक घर से 7 रिटर्न जाती है। तो ये इतना खतरनाक धंधा है, इतना खतरनाक काम है जिसका हिसाब किताब नहीं। इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं अगर पैसा कमाने की आप बात करते हो। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करा। फिलहाल आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज हमने बस यही पढ़ा जी, हम एक पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं टैक्सेशन नाम की। उसके अंदर 2 तरह के पार्ट्स हैं, एक का नाम डीटी है, एक का नाम आईडीटी है। दोनों बहुत बहुत बड़े पार्ट्स हैं, वास्ट हैं। 50 नंबर का पेपर ये है, 50 नंबर का पेपर ये है। 15 नंबर का इसमें एमसीक्यू आएगा हमारे पास, 35 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। और यहाँ पे भी 15 नंबर का हमारे पास एमसीक्यू आएगा और 35 नंबर का मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आएगा। याद रखना एमसीक्यू करना हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। नहीं सर आप गलत कह रहे हो, आसान होता है। नहीं बेटा, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एमसीक्यू करना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी 100% चाहिए होती है। जब तक आप बारीकियाँ नहीं जानेंगे तब तक आपका आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी तो 15 में से बेटा 15 नंबर आते हैं। यूट्यूब में बड़े सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहाँ बच्चों ने अपने टेक्स्ट का पेपर दिखाया है कि देखो हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन में 15 में से 15 आ गए। बस कहानी की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में आपका कॉन्सेप्ट हमारे पास बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें छूट मिल जाती है कि हम कोई भी कहानी लिख सकते हैं, है ना। शाहरुख खान उससे मिला, फिर वहाँ पर गया, इस तरह की कहानी भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा, मजाक कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि हमें लंबा सा आंसर लिखना है तो थोड़ी बहुत चालाकी या थोड़ी घुमाई फिराई आप सीख ही जाएंगे तो वो यहाँ पे चल जाती है। तो ये हमारे पास पूरी जानकारी है। और अगर हम डीटी की बात करेंगे तो मेरे को लगता है कम से कम 150 घंटे का हमारा कोर्स यहाँ पे डीटी का रहेगा। और आईडीटी की बात करेंगे तो ये भी 120 घंटे कहीं नहीं गए खा लेगा, तो तकरीबन 270 घंटे का गेम यहाँ रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया ये जो कोर्स है हमारे पास, ये जो आपका कोर्स है ये अल्टीमेटली हमारा किस कैटेगरी में आता है? आपका वास्ट कैटेगरी में आता है। आपको सीए बनने के लिए इंटेलिजेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सीए बनने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और एक अंदर आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जो चीज़ आपने डिसाइड कर दिया कि मैं ये काम 6 बजे करूँगा, ये काम 7 बजे करूँगा, ये काम 8 बजे करूँगा, बस ख़त्म कहानी बात।
कोई ज़रूरत नहीं है सीए बनने के लिए 12 घंटे पढ़ना, 14 घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना। किसी बच्चे को डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनना, किसी बच्चे को डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनना। आप आराम आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं पढ़ने के, एक है 1 घंटे वाली पढ़ाई और एक है 2 घंटे वाली पढ़ाई। आपने 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 15 मिनट का आप रेस्ट ले लो, आराम से माइंड को फ्रेश कर लो। आपको 2 घंटे पढ़ना है तो उसके बाद आप आधा घंटे का 30 मिनट्स का आराम कर लो। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है इसके अंदर बस। और प्रैक्टिकल पेपर जैसे अकाउंट्स जैसा पेपर हो गया, टैक्स जैसा पेपर हो गया, है ना, एफएम जैसा पेपर हो गया, यहाँ तो 2 घंटे पता ही चलता है कब बीत जाते हैं बच्चे के। तो यानी 2 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटा आराम करो, बड़ा इंजॉय करोगे आप और काम आपका बड़ा आराम से बन जाएगा। मान लो आपने 2 घंटा पढ़ा, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, फिर 2 घंटा लिया, फिर आपने ब्रेक ले लिया। लेटर से आपने 10 घंटे भी नहीं पढ़ा, आपने 8 घंटे पढ़ लिया, तो 8 घंटे तो हमारे पास यहाँ पे हो गए और 2 घंटे के बीच में मज़े हो गए। जो हमने ब्रेक लिया तब भी कितने हो गए, 10 घंटे हो गए। उसके बाद 8 घंटे की हम नींद पूरी कर लेंगे, 18 घंटे हो गए। और ज़िंदगी जीने के लिए, इंजॉय करने के लिए 6 घंटे बहुत होते हैं बेटा। 6 घंटे में आप स्नान करो, पूजा करो, पाठ करो, जिम जाओ, फ्रेंड से बातचीत करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, दिमाग फ्रेश होता है आपका, थोड़ा वॉक करो, ये थोड़ा बैलेंस मेंटेन करो। ऐसा एक फ्रेमवर्क आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। 8 घंटे की भी अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, पक्का आपके नाम के आगे सीए लगेगा, 100% है। लास्ट के 2 महीने में, 3 महीने में ये एक्यूरेसी नहीं चाहिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो देखने वाली बात हमारे पास ये है कि हमने साफ पढ़ लिया कि हमारे पास डीटीबी और हमारे पास क्या आपका आईडीटीबी है। और टैक्सेशन कौन लेगा, हमारी सरकार लेगी। और सरकार को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। और साथ में क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। पावर कौन देगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देगा। उसके अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल के अंदर लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर एंट्रीज होती है। तो याद करना क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, आवाज़ें मारो घर में बैठे बैठे। उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर शेड्यूल होते हैं, उसके अंदर आपकी लिस्ट होती है। लिस्ट 3 तरह की होती है, उसके अंदर एंट्रीज़ होती हैं हमारे पास। लिस्ट कौन कौन सी है, एक आपकी यूनियन लिस्ट है जिसका संपर्क सेंट्रल गवर्नमेंट से है। एक हमारे पास स्टेट लिस्ट है, नाम से पता लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट से है। और एक मेरे पास कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपकी स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है जी। और सरकार को अगर पैसा कमाना है तो भैया कैसे पैसा कमाएगी सरकार की, अगर हम बात करेंगे, अगर उसने पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के उसके बाद 3 संसाधन है। एक तो सबसे पहले व्यापार करेगी, जिसमें घाटा ही घाटा होता है। हर व्यापार में नहीं होता, पर मोस्टली व्यापार में घाटा होता है। दूसरा, फिर वो आपका टैक्सेस लेती है। और तीसरा कि वो आपसे बाज़ार से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेगी या आईएमएफ से लोन ले लेगी। जैसे पाकिस्तान वाले लोग हैं, पाकिस्तान वाले लोगों का बड़ा बुरा हाल है, कटोरा लेके बैठ जाते हैं। श्रीलंका वालों का बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ की सरकारों को बिज़नेस करना आता ही नहीं है। वहाँ के लोग गरीब हैं तो बेचारे टैक्स भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान वाला क्या करता है, हर देश के पास जाता है कटोरा लेकर और कहता है भैया लोन दे दो कि मेरे को देश चलाना है। तो ये हिसाब किताब हमारे पास है। फ़िलहाल टैक्सेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम इस टैक्स नाम के सब्जेक्ट की बात करेंगे, हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि हमने पूरे साल में या क्लाइंट ने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, कितना टोटल इनकम उसका, कंपटीशन करेंगे हम उसका, है ना। और साथ ही साथ फिर हम क्या करेंगे, फिर उसकी हम टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है, हम उसकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करेंगे। और इनकम कमाने के, पैसे कमाने के हमारे पास मल्टीपल साधन होते हैं, बड़े सारे साधन होते हैं बेटा। हमारे पास 5 साधन होते हैं हमारे पास इनकम कमाने के। वो 5 साधन कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है टैक्स कैलकुलेट करने का, वो पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरा नाम विकास कपूर है। डबल 85192701 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी समस्या आती है आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। नोट्स आईसीआई के मॉड्यूल से कुछ भी बढ़िया नहीं है, सभी लोग इसी को टेपते हैं। तुम सीधा इसी को फॉलो कर लो, बढ़िया रहेगा। फिर भी नहीं सर, कुछ तो किताब होनी चाहिए। मार्केट में हज़ारों टीचर हैं, सब ने आईसीआई को टेप के किताब बना रखी है। अक्कड़ बकड़ बम्बे बो करो, जिस टीचर का नाम आए उसकी किताब बाज़ार से परचेज़ कर लो, दैट्स इट। टेपने के लिए मेरे को मेहनत नहीं करनी है। और ये जो नोट्स है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको अगर आप छोटे छोटे फॉर्म में बनाते रहेंगे तो आपके लिए रिवीजन करना, फास्ट रिवीजन करना बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मोटे वाला रजिस्टर ले लेना,
क्योंकि मोटे वाला स्ट्रक्चर क्यों लेना है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीवन तक साथ रहेगा। और पतला गत्ते वाला लोगे तो फट जाएगा। और रंग बिरंगे पेन ले लो, ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, रेड ले लो, ग्रीन ले लो, ये 4 तरह के पेन ले लो। एक 500 पन्ने वाली किताब ले लो, या तो 250 की ले लो। बस इतना काम करते रहो और धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच।